अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। अडियाला जेल में कैद बानी पीटीआई इमरान खान को मिलने वाली सहूलियात एक मरतबा फिर मौजूद बहस बनी हुई हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से आज बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में एक दस्तावेज जमा कराई जिसमें इमरान खान की जेल की तस्वीर शामिल हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा मोहम्मद शफकत अब्बासी की जानिब से जमा कराई गई दस्तावेज पर अडियाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट के दस्तखत भी मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस के दौरान इमरान खान ने वीडियो लिंक पर पेशी के दौरान कहा था कि उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है और उनके वकला से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती। बानी पीटीआई के इस बयान का हवाला देते हुए वफाकी हुकूमत ने हकायक सामने लाने के लिए जेल में होने वाली मुलाकातों का तमाम रिकॉर्ड और बैरक की तस्वीर फराहम कर दी हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर अदालत मुनासिब और जरूरी समझती है तो अदालत के सामने जमा कराए गए हकायक की तस्दीक के लिए किसी जुडिशल अफसर को बतौर कमीशन तैनात कर सकती है। पीटीआई के ऑफिशियल पेज पर जारी होने वाले एक पैगाम में एक कमरे की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा गया कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम को जेल के एक छोटे से कमरे में रखा गया जहां उन्हें कोई सहूलत मुयस्सर नहीं। इस तस्वीर का जायजा लें तो एक छोटा सा कमरा है जिसमें एक जानिब बिस्तर मौजूद है, जबकि छोटा सा बेड, जबकि दूसरी जानिब एक मेज और कुर्सी भी मौजूद है। कमरे के आखिर में दीवार पर एक टीवी स्क्रीन मौजूद है, जबकि एक एयर कूलर भी देखा जा सकता है। हुकूमती दस्तावेजात के मुताबिक कमरे में एक अलमारी देखी जा सकती है जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स, दलिया समेत खाने पीने की अशिया मौजूद हैं। दस्तावेज के मुताबिक खाने के मेन्यू का फैसला इमरान खान खुद करते हैं। इमरान खान के मुतालबे पर उन्हें किताबें भी फराहम की गई हैं जिनमें 13वीं सदी के सूफी शायर मौलाना जलालुद्दीन रूमी के अलावा बाकी जो किताबें हैं वो भी शामिल हैं। अब उसमें आगे चलकर नाज़रीन हम इस मामले पर मज़ीद बात करेंगे, क्योंकि इस दस्तावेज़ के मुताबिक इमरान खान को वर्जिश के लिए दिखाया भी गया, एक बाकायदा मशीन भी फराहम की गई है। बानी पीटीआई को दिन में 2 बार जेल में मौजूद एक बैरक की खुसूसी राहदारी में चहलकदमी यानी वॉक का मौका भी दिया जाता है। अगर बात करें बानी पीटीआई से जेल में मिलने वालों की तो गुज़श्ता बरस सितंबर में इमरान खान को अटक जेल से अडियाला मुंतकिल किया गया। वफाकी हुकूमत ने रवां बरस 30 मई तक मेहमानों की महीनावार फहरिस्त भी पेश की, जिसमें इस फहरिस्त में इमरान खान की बहनों, वकला और पार्टी रहनुमाओं के नाम शामिल हैं। हुकूमत की जानिब से फराहम की गई तफसीलात अपनी जगह, लेकिन बानी से मुलाकात करने वाली उनकी हमशीरा के मुताबिक इमरान खान को डेथ सेल में रखा गया। लेकिन बज़ाहिर ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, डेथ सेल इस तरह से जो है वो नहीं होते, लेकिन जो वो दावा कर रहे हैं कि वो डेथ सेल में हैं तो उसकी कोई दस्तावेजात फराहम नहीं की गई। इमरान खान ने यह भी कहा कि ये कौन बात कर रहा है कि मेरे पास एयर कंडीशन कमरा है और इतना बड़ा कमरा है, जबकि जो डेथ सेल किस्म का कमरा है उसके अंदर उनको आइसोलेशन में रखा हुआ है, उनको अपने लॉयर से नहीं मिलने दिया जाता, उनको पार्टी के जो लोग हैं उनको हफ्ते में एक दफा 20 मिनट के लिए मिलने दिया जाता है। बानी पीटीआई को जेल में मिलने वाली सहूलियात के बाद पंजाब की जेलों में कैद मुजरिमान ने भी आईजी जेल खानाजात से खत के जरिए अपने लिए सहूलियात का मुतालबा किया। मुलजमान का यह कहना था कि यह प्रिजन रूल्स 1978 की खिलाफ वर्जी है। माजी पर नजर दौड़ाएं तो जुलाई 2019 में जब इमरान खान वजीर आजम थे और नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस में कोट लखपत जेल में 7 साल की सजा काट रहे थे, तो इमरान खान ने वाशिंगटन में अपने एक मशहूर खिताब में, जो कि उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी से किया था, ये कहा था कि जेल से एयर कंडीशन मैं निकालूंगा वापस जाकर, और साथ में ये भी कहा था कि उनको टीवी दी गई है। ये कैसे मुजरिम हैं? आधे पाकिस्तान के पास जेल और एसी नहीं है तो वो तो बखुशी जेल चले जाएंगे, तो जेल तो सज़ा के लिए होता है। ये इमरान खान के अपने अल्फाज हैं। दूसरी जानिब हुकूमत और पीटीआई के दरमियान फासले बढ़ते जा रहे हैं। कल तक जहां मुज़ाकरात की बातें हो रही थी, वहीं अब पीटीआई की जानिब से अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने का ऐलान भी कर दिया गया है, जिसकी क़ियादत सीनियर सियासतदान महमूद अचकज़ई करेंगे। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान के अगर अपोजिशन जमातें आपस के इख्तलाफात खत्म नहीं कर सकती तो उन्हें कम जरूर कर सकती हैं। समझते हैं कि जो भी हमारे मुश्तरकात हैं पार्लियामेंट के अंदर हमारी उस पर आवाज एक होनी चाहिए और मुल्क के अंदर भी एक खुशगवार सियासी माहौल की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। जाहिर है हम अगर इख्तलाफ नहीं खत्म कर सकते तो इख्तलाफात को नरम कर सकते हैं, रवैयों को नरम कर सकते हैं। कुछ तरजीहात ऐसी होती हैं
कि उन तरजीहात के लिए कुछ दूसरी तरजीहातों को मुअत्तल करना पड़ता है। JUI शिरानी ग्रुप ने ग्रैंड अलायंस का बाकायदा हिस्सा बनने का ऐलान भी कर दिया, जबकि जमात इस्लामी ने अभी तक हुकूमत मुखालिफ तहरीक में शमूलियत का ऐलान नहीं किया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और PTI के सीनियर रहनुमा असद कैसर के मुताबिक वो ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने जा रहे हैं और अपोजिशन जमातें इसमें उनके साथ होंगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह, जो कल तक मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात की बात करते रहे थे, उनके मुताबिक अब PTI से मुज़ाकरात के रास्ते बंद हो चुके हैं और जो पॉलिसी PTI ने इख्तियार की हुई है वो सिर्फ तसादुम की तरफ ही जा रही है। क्या बानी PTI को जेल में सहूलियात दस्तयाब हैं? हुकूमत मुखालिफ तहरीक कितनी मजबूत होगी? कौन इसमें शामिल होगा? और कोई उसमें ये मामला आगे किस तरफ जाएगा? हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान क्या मुज़ाकरात हो भी सकते हैं? और आखिरकार अगर मुज़ाकरात की मेज़ पर ही फैसले होने हैं तो क्यों नहीं फिर ये मुज़ाकरात शुरू किए जा रहे? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे साबिक एडवोकेट जनरल अहमद उवैस साहब और साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खालिद, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं PTI के सीनियर रहनुमा जनाब रियाज फितियाना साहब। रियाज फितियाना साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। काफ़ी चीज़ें हैं जिस पर आपसे डिस्कशन होगी, लेकिन आज जो हुकूमत की जानिब से इमरान खान साहब की जो जेल में उनको सहूलियात दी गई हैं, जो तस्वीर सामने आई हैं, जो तफसीलात सामने आई हैं, उस पर गुफ्तगू ज़रूरी है। क्योंकि एक तो PTI ने बारहा कहा और आखिरी जो उन्होंने मेहदी को इंटरव्यू दिया था उसमें भी उन्होंने कहा उन्हें डेथ सेल में रखा गया है, लेकिन वो डेथ सेल बिल्कुल नहीं है। आपको पता है डेथ सेल कैसा होता है, और वो लिटरली तो काल कोठरी जो होती है उसमें तो रोशनी तक नहीं आती। बहरहाल इसको जस्टिफाई नहीं किया जा रहा कि जेल होती है, उसको जो भी वो दे दें कंडीशंस और वो दे दें। तो एक तो ये बताइएगा कि PTI अभी भी क्या ये कह रही है कि उन्हें डेथ सेल में रखा गया है, उन्हें वकला से मिलने नहीं दिया जा रहा? क्योंकि पूरी लिस्ट दे दी गई है, रोज़ाना आपके 10-12 लोग जाके उनसे मिल आते हैं, बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। तो एक तो वो मुलाकातों की भी इजाज़त है और वो काल कोठरी में तो बिल्कुल भी नहीं है। जी सर। शुक्रिया आदिल शाहजेब साहब। गुजारिश है कि अभी आज थोड़ी देर पहले कौमी असम्बली में लीडर ऑफ अपोजिशन जनाब उमर अयूब खान साहब ने स्पीच की है और तज़किरा किया है कि उनकी आज ही मुलाकात हुई है खान साहब से जेल में। वो बता रहे थे कि उनके जो सेल का साइज़ है वो कोई तकरीबन 10 ज़रब कोई 12-13 फुट चौड़ाई लंबाई है, और उसमें मुश्किल एक चारपाई डलती है, थोड़ी बैठने की जगह होती है, तो उसको डेथ सेल ही कहा जाता है। और ये इसको आप जो एक बैरक होती है, एक रूम होता है, एक सेल होता है। तो रूम एक बड़े साइज़ का रूम होता है, और मैं ख़ुद भी सियासी आदमी हूँ, जेलों में रहता आया हूँ, तो अंदाज़ा है कि वो डेथ सेल ही इसको कहते हैं, और ये इसका साइज़ बता रहा है कि डेथ सेल है, नंबर 1। नंबर 2, उनको वाक के लिए जगह दी गई है, उसकी लंबाई भी, इसको पैरा बोलते हैं, कैदी जानते हैं इन चीज़ों को। तो पैरा जो है वो तकरीबन उसको बरामदा कह लें आप, उसकी लंबाई भी कोई 14, 15, 16 फुट होगी। तो उसी में उनको बार बार घूमना पड़ता है, कोई ज़्यादा ओपन एयर में बाहर जाने का मेरे ख्याल को मामला है। नंबर 3, इतनी ज़्यादा मुलाकातें नहीं होती, सिर्फ जुमेरात का दिन मुकर्रर है मुलाकातों के लिए, जिसमें 6 लोग उनसे मिल सकते हैं। उन 6 में जो है मोस्टली आधे तो वकला होते हैं या उनके पार्टी के हमारी जो बड़े लीडर है वो होते हैं। तो आम जो वर्कर है उसको तो मिलने का चांस ही नहीं मिल रहा। और दूसरा ये कि अईमन अरकान असम्बली भी कोशिश कर चुके हैं, उनको भी मुलाकात का मौका नहीं मिल सका। 4-4 महीने हो गए हैं, मेरे ख्याल पूरे तकरीबन कोई 94-95 हमारे MNAs हैं, तो बमुश्किल 5-6 लोग मिल सके हैं। तो ये सूरत हाल है, MP भी दूर की बात है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें हर्ज नहीं होता, खुला दिल होना चाहिए हुकूमत का। अब तो सिविल हुकूमत है और सो कॉल्ड फार्म 47 की पैदावार भी है, तो कम से कम उनके अपने जो एक तरीक़ाकार होता है, जेल मैनुअल है, उसमें कुछ मामलात हैं जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को A ग्रेड A क्लास दी जाती है और इससे कम जो है वो B क्लास मिलती है। उसके तहत जो इंटाइटलमेंट है उसके तहत उनको जो मराहत हैं वो मिलनी चाहिए। और अगर मुलाकात ज़्यादा भी हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, वो सबसे मकबूल पार्टी के रहनुमा हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं और मुस्तक़बिल में भी वज़ीर-ए-आज़म होंगे। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अगर रवैया जो हमारे हुक्मरान हैं उन्हें बेहतर कर लेने में हर्ज नहीं है। इससे पहले इनके भी लोग कैदी रहे हैं जेलों में,
ये तर्ज अमल अच्छा, नहीं था। मैं रियाज फतियाना साहब उसी जानिब आ रहा हूँ। देखिए, अगर तो आप एक क्लास भी जेल होती है, अगर उनको बड़ा कमरा भी दे दें, एसी भी दे दें, टीवी सारे चैनल्स भी दे दें, न्यूज़पेपर भी दे दें, पसंद का खाना भी दे दें, वो वर्जिश भी करें, लेकिन आफ्टर ऑल वो जेल में ही हैं इस वक्त, और जेल की अपनी ऑब्वियसली जो मुश्किलात और वो होती हैं वो अपनी जगह पे हैं। लेकिन फिर अगर इसको कंपेयर किया जाए तो वो जब वाशिंगटन थे, प्राइम मिनिस्टर थे, जब वो खिताब कर रहे थे, तो वो एक रेट्रिक उन्होंने बनाया कि जी मैं वापस जाकर ये मैं टीवी भी उनसे वापस लूंगा, ये जेल भी वापस दूंगा, वो सजा याफ्ता मुजरिम हैं, वो कैदी हैं, उन्हें ये सहूलियात नहीं होनी चाहिए। फिर हमने देखा कि शाहिद खाकान से लेके मिफ्ता इस्माइल तक और राना सनाउल्लाह तक इन्हीं कंडीशंस में उन्हें वर्स कंडीशंस में रखा गया। अगेन जो इस वक्त हो रहा है वो मैं उसको जस्टिफाई करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन जिस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो अपने ओपोनेंट्स के साथ उन्होंने इससे वर्स किया था। आज अगर ये गवर्नमेंट कर रही है तो वो भी कंडेमेबल है, लेकिन दोनों जमातों को सीखना पड़ेगा ना, वो मुज़ाकरात की मेज पर आएंगी और कम से कम मिनिमम पे एग्री हो कि हम एक दूसरे के साथ ये चीज़ें कम से कम नहीं करेंगे। आदिल शाह ज़ेब साहब, अगर माजी में ऐसा हुआ है तो वो भी बेहतर नहीं हुआ, उसको सपोर्ट नहीं करते, और अब हो रहा है तो तब भी ठीक नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि आगे की तरफ देखना चाहिए। अगर हम इसी तरह उलझते रहे तो जो कुछ आज मुल्क का अशर है, गंदम स्कैंडल है, उसको कोई आप पकड़ नहीं सकते। मुलज़मों को, इतने ताकतवर मुलज़म हैं, निगरान हुकूमत में थे वो और अब भी हैं। और इसके अलावा जो मुल्क की मेशत की हालत है, सियासत की हालत है, आइन कानून की हालत है, लोग मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं और रोज़ाना कत्ल हो रहे हैं, दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। तो आज भी चमन बॉर्डर पे वहाँ पे अवाम और पुलिस के दरमियान तसादम हुआ है। तो ये चीज़ें मुनासिब नहीं हैं। कौमें और मुल्क पनपते हैं, मजबूत होते हैं, अवाम और हुकूमत जब एक पेज पर होते हैं। अगर हुकूमत एक तरफ हो, अवाम एक तरफ हो, तो मामला आगे बढ़ता नहीं, उलझ जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है और हम बिल्कुल हर एक से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जो भी फ़ैसला करने के लिए अपने पास समझते हैं, वो जुडिशरी हो, वो पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स हों, स्पेशली तमाम सियासी जमातें हों, तो मेरा ख्याल हमें मिल बैठना चाहिए। खुदा न खासा पाकिस्तान को नुकसान हुआ तो इसका जो तारीख़ लिखी जाएगी वो किसी को माफ़ नहीं करेगी। हर एक को अपना रोल अदा करना चाहिए। ईगो और अना के फ्रेम से बाहर निकल कर हमें आगे बढ़ना होगा और आवाम को मौका देना चाहिए पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जिसको वो चाहते हैं मुंतखब करें और उनको इक़्तिदार मुंतकिल किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जमहूरियत और आइन और रियासत पर जो आवाम की एतमाद होता है वो मजरू होता है। अच्छा, रियासत दूसरे बताएगा, ये जो ग्रैंड अलायंस की बात की जा रही है ईद के बाद, उसमें एक तो इसमें क्या मौलाना साहब एग्री कर चुके हैं शामिल होने के लिए, दूसरा क्या इसका मैंडेट क्या होगा, क्या करेंगे? अगर तो वही सड़कों पर बात गई, वही जलसे जुलूस, मार कुटाई, एहतजाज, तो फिर तो ये मामला वर्स की तरफ जाएगा। हुकूमत भी लाठी अपनी मजबूत करेगी और आप लोग सड़कों पर होंगे, तो वो मुज़ाकरात तो फिर मुश्किल ही हमें पाइपलाइन में नज़र आ रहे हैं आगे। हम उनसे ये नहीं कह रहे कि आप हुकूमत हमारे हवाले कर दें, हम कोई सड़कों पे आने की बात भी नहीं कर रहे। हम तो कहते हैं कि मुल्क में आइन और कानून की सुपरमेसी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। मुल्क में जमहूरियत के जो तकाज़े हैं महज़ूब मुल्कों में वो पूरे होने चाहिए। इंसानी हकूक़ की सूरत हाल जो पाकिस्तान की आइन के अंदर लिखा हुआ है, जिसको मानते हैं आइन, और वो आइन के आर्टिकल 8 से 28 तक पढ़ लें जो फंडामेंटल राइट्स हैं। और इसके अलावा भी पाकिस्तान यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशन का सिग्नेटरी है, उसमें भी हमने ये वादे वईद किए हुए हैं। और दुनिया के बाकी मुल्कों में जो रवायत और ट्रेडिशन है उसको भी पेश नज़र रखना है। तो हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि मुल्क की सियासत, मईशत, आइन कानून की बालादस्ती, अदलिया की आज़ादी और जो इलेक्शन में तनाज़ात हैं उस पर फ्री फेयर जुडिशल ट्रायल हो। आर्टिकल 10A आइन का कहता है कि जब ट्रायल होगा अदलिया में तो फ्री एंड फेयर होगा बग़ैर दबाव के। और इस सिलसिले में अभी हुकूमत ने एक नया शोशा छोड़ दिया। दिलचस्प बात यह है कि वो अमेंडमेंट भी PDM की हुकूमत ने ही की थी कि रिटायर्ड जज इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मेंबर नहीं होगा। अब क्या तकलीफ़ हो गई है, क्या पेट में मरोड़ उठा है कि अब जब अपीलें फ़ाइल हो गई हैं इलेक्शन के बाद, इस पर आज बैरिस्टर गौर साहब ने पार्लियामेंट को बताया तकरीर में कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स मौजूद हैं कि एक एक्ट जब हो जाए, इलेक्शन हो गया,
इलेक्शन के बाद ऐसा कानून आप नहीं बदल सकते ना बना सकते हैं जिसके असरात साबका इलेक्शन के नताइज पर मुरतब हों। इसलिए आइनी कानूनी तौर पर अब रिटायर्ड जज को और वो भी एडिशनल सेशन जज को लगाना तज़हीक, मजाक और एक मेरा ख्याल है कि इससे बढ़कर मसखराना फ़ैसला नहीं हो सकता हुकूमत का। तो ये इस बात का सबूत है कि कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वो घबराते किस लिए हैं? आखिर में यासफियाना साहब, ठीक है, आखिर में एक बड़ा अहम सवाल आपसे कि ये जो एक बिल्कुल एक क्लियर डिवाइड पीटीआई की लीडरशिप में नजर आई कि ये सोशल मीडिया से जो गंद उछाला जा रहा है, चाहे वो उसको कुछ लीडरशिप ऑन कर रही है, कुछ नहीं कर रही। अब रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि जी वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, 2 फलां लोग हैं अमेरिका में बैठे हुए हैं और ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। अब ये बड़ा एक खौफनाक ट्रेंड है कि एक ज़ाती अकाउंट है बानी पीटीआई का और वहाँ से ऐसी चीज़ें होना शुरू हो गई हैं जो कि आपकी लीडरशिप मान रही है वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। और ये जो बयानियाँ हैं ये तो पीटीआई को नुकसान पहुँचाएगा आगे जाके। देखें, इसके 2 एस्पेक्ट हैं, एक सियासी है, एक कानूनी है। कानूनी एस्पेक्ट तो फिर यही है कि एक बंदा जब बिहाइंड द बार जेल की काल कोठरी में है और उसकी इजी एक्सेस आवाम तक और उनके अपने लोगों तक नहीं है, तो बाहर को जो भी इकदाम होगा उसकी ज़िम्मेदारी कानूनी तौर पर इमरान खान साहब पर ऐद नहीं की जा सकती। पहली बात ये। दूसरी सियासी है, तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा मामला नहीं है। महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है बाज़ारों में मिल रही है, सोशल मीडिया पे आ चुकी है, आज की तो नहीं है ना, ये तो 70s में जब भुट्टो साहब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म थे उस वक्त तो ये रिपोर्ट आई थी, जस्टिस महमूद रहमान ने जो बनाई थी। उससे तो कोई भी महकमा, कोई भी इदारा, कोई भी हुकूमत, कोई भी जमात डिनाई नहीं करती। और उसको अगर कोई पढ़ने की बात करते हैं तो उसको इशारा किसी ख़ास तबके की तरफ नहीं है, वो तो सियासी जमातों की तरफ ख़ास तौर पर है जो आज हुक्मरान है पाकिस्तान की, जो PDM फेज़ 3 है, या उनको चाहिए कि ऐसी हरकतें ना करें हमारी सियासी हुकूमतें जो हैं जिससे नुकसान हो पाकिस्तान में जमहूरियत को मज़ीद। रियाज फित्यानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद इन्हीं टॉपिक्स आगे बढ़ाएंगे। 2 मारूफ लॉयर्स हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रियाज फित्यानी साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त पाकिस्तान के 2 मारूफ लॉयर्स राजा खालिद जावेद साहब साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं और साथ में अहमद उवैस एडवोकेट साहब साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, हमारे साथ मौजूद है। रियाज साहब, मैं आपसे शुरू करूंगा। यही सवाल मैंने रियाज फित्यानी साहब के सामने भी रखा। जो आज तस्वीर सामने आई हैं, एक तो उससे आपको क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, दूसरा जो आपकी क्या मालूमात और आपकी नज़र में इमरान खान साहब को, वो साबिक वज़ीर आज़म हैं, बड़े सीनियर सियासतदान हैं, किन कंडीशंस में रखा गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आदिल साहब, पहली बात तो ये है कि मैं पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे, मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त तक 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर थे जब मुशर्रफ के दौर में उन्हें जेल में डाला गया, उसके बाद इमरान खान साहब के दौर में वो जेल में रहे। यूसुफ रजा गिलानी साहब, दो ही वॉज नॉट द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम बट ही रिमेन्ड इन द जेल। ठीक हो गया। जो बड़े नाम हैं, आसिफ अली जरदारी साहब जी, वो जेल में रहे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म को, किसी साबिक़ सदर को, किसी स्पीकर को इतनी सहूलतें नहीं दी गई जो इमरान खान साहब को दी गई हैं। इमरान खान साहब वो शख्स हैं कि जिन्होंने मियां नवाज शरीफ कहा था कि अगर मैं पाकिस्तान आके तुम्हारा AC उतार दूंगा जी, वो हमने चलाया वॉशिंगटन में जब वो थे, और उन्होंने मैं इस पे उन्होंने ये कहा कि अगर ये जेल है तो फिर इस जेल का फायदा क्या हुआ, ये जेल क्या हुई, घर से बेहतर और घर से ज्यादा बेहतर आपको सहूलतें मिले। अच्छा, मुझे बताएं क्या वो सोलिटरी कन्फाइनमेंट में है, डेथ सेल में उन्हें रखा गया है? जो आप मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, उसी सीक्वेंस से। लेकिन इमरान खान साहब पाकिस्तान के वो वाहिद हुक्मरान है, साबिक हुक्मरान, कि जिन्हें इतनी सहूलतें दी गई, तो मैं समझता हूँ कि बाहर भी बहुत सारे लोगों को वो सहूलतें मुयसर नहीं हैं। देखिए, जो आज फेडरल गवर्नमेंट ने जो उनकी पिक्स रिलीज़ की, जो डेटा प्रोवाइड किया, वो क्या था कि एक प्रोपेगेंडा हो रहा था कि ही इज़ इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ठीक है, वो डेथ सेल में है, इस तरह की बातें फैलाई गई। आम बंदा जिसे इन बातों का इदराक नहीं है, जिसे जो परसीव नहीं कर पाता, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो तो इसी प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाता है जैसा सोशल मीडिया पे हो रहा है।
देखें, उन्होंने कहा कि एक्सरसाइज बाइक उनके पास है, फिर ये है कि स्ट्रेचिंग बेल्ट फॉर फिजिकल फिटनेस वो उन्हें मुयसर है, बुक्स हैं, सेपरेट किचन है, स्पेशल मेन्यू उनका होता है, और फिर गैलरी वॉक यानी उन्हें वॉक करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, चहलकदमी करने के लिए वो गैलरी भी मुयसर है। और जो मेन्यू वो आपने चैनल्स पे भी सुना, आप ज़ाहिर इस हवाले से बड़े बाखबर है माशाल्लाह, अखबारात में भी ये बात आई कि 12 लाख का उनका माहाना खर्चा आया, जिसमें देसी चिकन, देसी घी में, वो देसी घी, और उस डिस्कशन में नहीं जाते राजा, वो उनका राइट है, वो हेल्थी वो चीजें खाए। मैं अहमद उवैस साहब ये बताइएगा, जो राजा खालिद साहब कह रहे हैं कि ये सहूलियात जो हैं ये पहले पाकिस्तान के किसी साबिक वज़ीर आज़म को नहीं मिली, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो जिन कंडीशंस में रखा गया था, उनकी बुक है, फिर उसके चशमदीद गवाह सामने आए, ही वाज सेंट टू गैलोज, उनको तो फांसी देकर शहीद फिर कर दिया गया। फिर नवाज शरीफ साहब की बारी आई, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं, पीटीआई जो अभी तक क्लेम करती रही है कि वो डेथ सेल में हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हैं, और उन्हें जेल में बड़ी सख्त कंडीशंस में रखा गया है, मिलने नहीं दिया जा रहा, तो आज तो लिस्ट भी जारी कर दी गई जिन जिन से वो मिल सकते हैं। ओवर टू यू सर, आपका क्या ख्याल है कि क्या इससे पहले भी ये चीजें हो चुकी हैं जो आज हो रही हैं? देखिए, इमरान खान साहब को मिलने की तो इजाज़त है, पहले नाम देने पड़ते हैं, उसके बाद वो उनकी परमिशन जो है वो दी जाती है, अगरचे बहुत सर्वेलेंस है, बड़ी तलाशी, और वो कोई कागज का पेपर का टुकड़ा भी ना अंदर जा सके, वो अलग बात है। और इमरान खान ने तो कभी कोई कंप्लेंट नहीं की, वैसे ना उन्होंने किसी किस्म की कंप्लेंट की है, और जेल है बहरहाल, जो कमरा है वो इतना छोटा है कि उसमें मुश्किल एक सिंगल बेड है, और उसके साथ नमाज। सर, उसे डेथ सेल कहा जा सकता है? डेथ सेल अहमद उवैस साहब जिसमें उनको रखा गया है? नहीं, डेथ सेल तो आप उसको मत, जिस तरीके से वो बना हुआ है उसको तो आप डेथ सेल नहीं कहेंगे ना। डेथ सेल की तो और बहुत सारी जो होती है, वो आई डोंट से कि वो उसको डेथ सेल कहा जाएगा, लेकिन कमरा बहुत छोटा है, वैसे इसमें कोई शक नहीं है, जिसमें एक टेबल के ऊपर कूलर है, और साथ साथ बस बाकी बुक्स भी उनको अवेलेबल हैं, वैसे इसमें जो चीजें देखने वाली हैं। लेकिन बहरहाल देखिए, जेल तो जेल है। सवाल ये है कि इस वक्त इमरान खान के तमाम जो केसेस थे, जिनको आप कह सकें कि वो बड़े केसेस थे, वो ख़त्म हो चुके हैं, और एक ऐसा केस कि जिसमें पाकिस्तान में शरिया लॉ की भी तस्लील हो रही है, कुरान और सुन्ना की भी तस्लील हो रही है, और पाकिस्तान के कानून की भी तस्लील है, आइन की भी तस्लील है। वो एक उसमें यानी इद्दत केस में ये इतना, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा अखलाक की गिरावट जो है, बद अखलाकी की इंतहा अगर आपने देखनी है, कानून साजी तो छोड़ दें, कि दुनिया के किसी कानून में और शरिया कानून के अंदर आप किसी को इद्दत की सजा दे रहे हैं, इद्दत का पीरियड पूरा होने के 6.5 साल बाद। कभी ऐसा भी दुनिया में हुआ है? मजाक उड़ा रहे हैं आप, यानी आप इंतकाम की आग में इतना आगे निकल गए हैं कि आपने कुरान और सुन्ना और शरिया को भी पीछे छोड़ दिया, वो भी कोई हैसियत नहीं है आपके सामने। मैं इसकी बात कहूंगा आपके, बाकी ये बातें कोई बात नहीं है, जेल है तो जेल है, लेकिन ये ख्याल होना चाहिए कि आपका किस मजहब से ताल्लुक है, और उसी मजहब की तस्वीर दुनिया में सामने आप कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे? देखिए अहमद उवैस साहब, मैं ये कहूंगा कि एक तो ऐसे केसेस, वो जाती हर किसी का ओपिनियन होता है, मेरे ख्याल में ऐसे केसेस तो पहले बनने ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो बन जाते हैं तो वो ऐसे तरीके से चलें कि उसमें शफाफियत हो। और अब उसमें भी बहुत सारी चीजें जो हैं, सब जुडिस है, ये अपील और उसमें भी चले गए हैं, तो मैं उस तरफ तो नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बात मैं जरूर करूंगा कि जब राना सनोल्ला को 15 किलो हीरोइन में अरेस्ट किया गया, तकरीबन सजाए मौत उसकी सजा है, और उसके टीवी पर आने पर भी पाबंदी लग गई, और हमें जाके उनकी मिसेस को घर से लाके स्टूडियो में बैठाना पड़ा, ये बताने के लिए
कि यार ऐसे नहीं होता, सियासी इंतकाम में आप किसी पर सजाए मौत वाले केसेस नहीं बनाते। इन्होंने भी किया जी, सुनिए, इन्होंने भी किया और इनके साथ भी हो रहा है, तो हम वो उस डिबेट में जाएंगे। जी राय साहब, जो बात सुन लीजिए ना, अभी आपने जी ओवैस साहब बताइए। राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया था और झूठा उनके ऊपर अगर केस डाला गया था, वो चेयरमैन एंड डीजी जो नारकोटिक्स के थे, वो फौजी, हाजिर सर्विस फौजी थे। सर गला फिर क्यों शहरियार अफरीदी फाड़ रहे थे? वो तो सारी चीजें तो इसी तरह होती है ना। इमरान खान साहब उसको ऑन कर रहे थे उस वक्त। वो तो उस वक्त भी जो फौज ने उनको बताया, उन्होंने आगे से कन्वे कर दिया, उससे बहुत ज्यादा अब हो रहा है। ठीक, अब तो आप देखिए, आपका हमारा प्राइम मिनिस्टर देख लीजिए, कैबिनेट मेंबर देख लीजिए, ये इनकी क्या हैसियत है एक झूठे मैंडेट के ऊपर। हाँ चले, एक झूठा अहमद ओवैस साहब चले, वो राना सनाउल्लाह पर केस जो था वो फौज ने बनाया था, लेकिन इद्दत वाला केस जो है इमरान खान पर शहबाज शरीफ ने बनाया। आप ये कह रहे हैं? इद्दत वाला केस जो है ना, आप देखें कि इद्दत वाला केस किसने बनाया है? जी आप बताएं। जी, ये जो फौज ANF है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, उन्होंने राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस बनाया था। आपके जो उस पर एक मिनिस्टर होता है, ठीक है, आपके मिनिस्टर ने चीख के गला फाड़ के पूरी कौम को बताया और कहा कि जान रब को देनी है। बिल्कुल सच्चा केस है, सबूत मैंने देखे हैं, मैंने वीडियोस देखी हैं, मैंने फुटेज देखा है, कसमें खा के बार बार कहा पूरी अब ये सारा जो है, यानी आपका मिनिस्टर कह रहा है अब ये सारा फौज के जिम्मे लग गया, ये मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। दूसरा ये है कि आप एक केस को लेके बैठे, आपने नवाज शरीफ को उसकी बेटी मिलने के लिए गई, वहां से उसे गिरफ्तार कर लिया, ठीक हो गया। आपने नवाज शरीफ को ये सहूलत दी थी कि वो अपने बच्चों के साथ वीडियो कॉल्स करे, वीडियो पे बात करे या उन्हें कॉल्स करे। उसकी बेगम जो है वो बिस्तर मर्ग पे है, आप बात नहीं करवाते। यानी अगर देखा जाए दोनों गलत बात है। ये वहां पे गया हुआ नवाज शरीफ की जब कॉल रिफ्यूज की गई कुलसूम नवाज के साथ, शी डाइड द नेक्स्ट डे। सुनिए ना, बात सुनिए। फिर ये है कि इसलिए वापस आया था। एहसन इकबाल के खिलाफ आप उनको सुन ले, वो लंबी फहरिस्त है। एहसन इकबाल जी, अहमद ओवैस साहब बोलिए। शाहिद खाकान के खिलाफ आपने क्या केस बनाया? जी, वो ये सारा ही हम डिस्कशन प्रोग्राम के आगाज में कर चुके। जी अहमद ओवैस साहब, ओवर टू यू। मियां नवाज शरीफ उस वक्त जो है वहां से इंग्लैंड से, वो हॉस्पिटल में थी इनकी बेगम, उनको छोड़ के ये पाकिस्तान की मोहब्बत में वापस नहीं आया था। इसको सजा हो गई हुई थी और विदिन गिवन टाइम इसने अपील दायर करनी थी और वो ना करता तो वो अपील टाइम बाढ़ होती। इसलिए ये वो एक कानूनी रिक्वायरमेंट थी, उसको पूरा करने के लिए आया था और ही हैड टू सरेंडर हिमसेल्फ फॉर फाइलिंग अपील। ये एक कानूनी रिक्वायरमेंट थी। हमने भी कोई, इमरान खान ने किसी कानूनी रिक्वायरमेंट के ऊपर कोई ना एहतजाज किया है ना हम कुछ कर रहे हैं। हम कानूनी लड़ रहे हैं। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूं कि ये हरकत जो है, सारे दुनिया के कानून अपनी जगह पे है, झूठे केसेस बनते रहते हैं, FIR झूठी होती रहती हैं, लेकिन आप कुरान सुन्ना का और शरिया का मजाक मत उड़ाइए। ये तजलील है। ठीक, चले अहमद ओवैस साहब, आपका पॉइंट आ गया। अहमद ओवैस साहब और राजा खालिद जावेद साहब, सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, बड़ा सिंपल इस डिबेट को वैसे तो 2 दिन भी आप चला सकते हैं, इधर से भी अच्छे जवाब आ रहे हैं, उधर से भी आ रहे हैं, लेकिन एक बुनियादी पॉइंट ये है कि आप सियासी जमातों को उठा के देखें। मतलब एक कह रही थी 18 में धांधली हुई है, तहरीक इंसाफ कह रही थी नहीं हुई। अब ये एस्टेब्लिश हो गया है कि तहरीक इंसाफ को धांधली करके और सहूलतकारी करके इक़्तिदार में लाया गया, 3.5 साल चलाया गया। अब यही इल्ज़ामात तहरीक इंसाफ जो है वो नून लीग की हुकूमत पर लगा रही है और जो चीज़ें सामने आ रही हैं तकरीबन उसमें आप ये नहीं कह सकते कि मुकम्मल साफ शफाफ इंतखाबात थे, और ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। द पॉइंट इज़ कि आज जो इमरान खान साहब क्लेम कर रहे हैं ये सिविलियन बालादस्ती की जदोजहद है, क्या ये वाकई सिविलियन बालादस्ती की जदोजहद है? जब आप वाशिंगटन में खड़े होकर कह रहे थे कि मैं इसका AC उतरवा दूंगा, मैं इसका TV उतरवा दूंगा और जेल में सजा ऐसी होनी चाहिए, शाहिद खाकान डेथ सेल में, राना सनाउल्लाह डेथ सेल में, ख्वाजा आसिफ डेथ सेल में, तो हम ये नहीं कह रहे कि जो इमरान खान साहब या PTI के लोगों के साथ हो रहा है ये ज्यादती नहीं है,
लेकिन आप लोगों ने खुद जो ज्यादती की है, जस्टिफाई किया है, फिर उस पे आप माफी तो मांगे और आगे बढ़े। मतलब अगर आपकी जदोजहद ये है कि फौज ने हमें गोद से क्यों उतारा, फौज हमें दोबारा अपनी गोद में बिठा के और इंतखाबात में जो है वो जितवा कर दोबारा से ले आए या हमारी तरफ नजर करम कर ले, ये सिविलियन बालादस्ती नहीं है और सियासी जमातों को इन चीज़ों से आगे बढ़कर मुल्क का सोचना होगा। वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को सिंध में अपनी ही हुकूमत की कारकर्दगी की फिक्र लाहक हो चुकी है। शायद इसलिए उन्होंने सिंध में हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और पब्लिकली किया और यह कहा कि इलेक्शन को बड़े महीने हो चुके हैं, 5वीं बार हम जीते हैं, लेकिन वुज़रा और अराकीन असम्बली में सुस्ती नजर आ रही है। अब से वुज़रा और अराकीन असम्बली काम करते नजर आने चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि आवाम को बानी पीटीआई के केसेस से कोई दिलचस्पी नहीं है, अब हमें ट्रांसफर पोस्टिंग की सियासत खत्म करनी होगी। चेयरमैन पार्टी ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को हिदायत जारी की कि वो चेक करें कि वुज़रा वक्त पर दफ्तर भी आ रहे हैं या नहीं। थोड़ा सा सख्ती करना पड़ेगा अपने वजीरों के साथ। आप चेक करें चीफ मिनिस्टर साहब कि ये जो वजीर है आपके, क्या वो ऑफिस पे आ रहे हैं, टाइम पे आ रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को कहा है कि हर 6 महीने बाद हम बैठेंगे, कैबिनेट है उसका परफॉर्मेंस का रिव्यू करेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब से अपने वजीरों का भी रिपोर्ट लूंगा। कुछ लोगों का बहुत अच्छा मुझे रिपोर्ट्स मिलते रहते हैं और आप में से कुछ के रिपोर्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं। जो ट्रांसफर पोस्टिंग की सियासत है वो हम बंद करें। मैं अपनी पुलिस, जो सिंध पुलिस है, उन पर पूरा भरोसा रखता हूँ। पाकिस्तान के अवाम जो इस्लामाबाद में पोलराइज्ड और हाइपर पार्टिजान नफरत की सियासत चल रही है, उससे वो बहुत ही मायूस है। ये नाज़रीन बड़ी इंपॉर्टेंट तकरीर इसलिए है कि हमने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को इससे पहले वो बड़ी खुसूसन जब अपनी गवर्नमेंट और पार्टी के रहनुमाओं के बारे में बात करते थे वो इतना पब्लिकली नहीं करते थे, लेकिन गुज़श्ता 2-3 दिनों से हमने देखा कराची की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, स्ट्रीट क्राइम और पूरा, और उस पर हमने तफसीली प्रोग्राम भी किए मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ और मुर्तज़ा वहाब के साथ, और उसको लेकर भी पीपल्स पार्टी पर काफ़ी तनकीद हो रही है। लेकिन फिर ऐसे में हम ये एक और भी इसमें एंगल है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो कि फ्रंट फुट पे पीपल्स पार्टी को लीड करते थे, खुद चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी उन्हें अपना कायद मानते रहे हैं, वो अब सदर मुमलिकत बन चुके हैं। क्या इसका ये मतलब है कि अब जरदारी साहब जो है ना वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से, और वो सदर तो पूरे पाकिस्तान का सदर होता है, क्या अब हम बिलावल भुट्टो जरदारी का यही रूप देखेंगे? और साथ में हमने इंडियन इलेक्शंस में देखा कि राहुल गांधी जिन्होंने बड़ी स्ट्रगल की 15-20 साल पहले, तो उन्हें एक रहनुमा के तौर पर खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर उनकी रिकग्निशन नहीं होती थी, लेकिन मौजूदा इंतखाबात में हमने देखा कि वो अवाम में घुल मिल गए, उनका पैगाम जो है अवाम में ज्यादा रेजोनेट किया। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो उस तरफ जा रहे हैं और जरा ग्रॉस रूट पर उतर कर अवाम के जो असल मसाइल हैं उस पर बात करेंगे। कमर जमान कायरा साहब पीपल्स पार्टी के नुमा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और बिलावल भुट्टो का जो सफर है बचपन से लेकर अभी तक जब वो चेयरमैन बने हैं, उनकी ग्रोथ में ना वो सिर्फ शामिल रहे हैं, करीब से देखा भी है। कायरा साहब ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो की जो स्पीच थी उसमें खुलकर अपनी पार्टी की गवर्नमेंट को, वजीर आला को तनकीद का निशाना, वुज़रा पर खुलकर तनकीद करना, व्हाट डज दैट रिफ्लेक्ट टू यू एज समवन के जिसने बिलावल को मतलब बड़े करीब से एज अ पॉलिटिकल लीडर ग्रो होते देखा? देखिए, बिलावल साहब की ये स्पीच सिर्फ एक एंगल से नहीं, इस पे भी बात करता हूं मैं, लेकिन देखिए उन्होंने बहुत अरसे से वो ये एक बात कह रहे हैं कि ये नफरत की सियासत जो है ये मुल्क के मसाइल का हल नहीं है और हमें मिल बैठ के मसाइल के हल की कोशिश करनी चाहिए। ये बात आपको याद होगा 2018 में जब इमरान खान की हुकूमत बनी थी तो खान साहब को भी उन्होंने उस वक्त पहली स्पीच में भी यही मशवरा दिया। अनफॉर्चुनेटली उसका जवाब आज तक तो बड़ा नेगेटिव में खान साहब देते रहे। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि हमें अवाम के मसाइल की तरफ ज्यादा देखना चाहिए, हमें सिर्फ नफरत की सियासत और लड़ाई की सियासत नहीं करनी चाहिए। ये बात वो हुकूमत का हिस्सा है तो हुकूमत को भी कहते रहते हैं। जब वो 16 महीने हुकूमत में थे तब भी उनका ये व्यू था। कोई लीडर पाकिस्तान के इन हालात के तहत अपनी परफॉर्मेंस से या अपनी जमात की परफॉर्मेंस से मुतमिन नहीं हो सकता। बहुत सारे गैप्स हैं, बहुत सारी जरूरतें हैं, कई कंपल्शंस हैं, कहीं आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर सवालिया निशान भी बन जाता है।
और अपने आप को रियलिटी चेक में लाना, अपनी खुद असेसमेंट जो है वो अवाम के सामने रखना, और अपने वज़रा के ऊपर भी एक प्रेशर बिल्ड करना कि भाई अगर किसी में सुस्ती कमी है तो मैं उसको गेज कर रहा हूं और मैं उसको टॉलरेट नहीं करूंगा। ये मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा अमल है, ये एक बेहतर पॉलिटिक्स है, ये अदम एतमाद नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, उनका एतमाद था तो मुराद अली शाह बने हैं और मुराद अली शाह ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि कुछ वज़रा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो अच्छा काम नहीं कर रहे मैं 6 महीने बाद उनकी सबकी परफॉर्मेंस रिव्यू करूंगा। तो ये जमात के सरबराह के तौर पर ये उनका हक बनता है, उनको करना चाहिए। वो ना करते तो अचंबा होता, ये तो अचंबे वाली बात नहीं है। रही बात कि वो अब इनका रोल ये होगा या नहीं होगा, तो जरदारी साहब बिलाशुबा पूरे मुल्क के सदर हैं, सदर का रोल जो है वो ऐसा ही है। लेकिन आपने देखा कि वो कराची गए तो वहां जाके उन्होंने गवर्नमेंट के साथ बैठ के भी सिंध के कराची के इश्यूज के ऊपर कोशिश की, बात की। तो जरदारी साहब भी एक सीनियर के तौर पे अपनी जमात को भी गाइड करेंगे और मुल्क के मसाइल में वो न्यूट्रल रोल अदा करेंगे, सबको एक पेज पे लाने की कोशिश भी करेंगे। और बिलावल साहब इससे पहले भी एक सरबराह के तौर पे पार्टी लीडर वो हैं, तो वो पार्टी लीडर के तौर पे अपनी कैबिनेट का, अपनी हुकूमत का क्योंकि जवाब दे तो वहाँ वो डायरेक्ट पीपल्स पार्टी है ना। आप भी रोज सवाल करते हैं और आपका हक है, आपसे मुराद मीडिया है, कि पीपल्स पार्टी भी तीसरी दफा वहां रही है, इतने अरसे से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो बहुत सारी चीजें तो बहुत बेहतर हुई हैं, लेकिन और बेहतरी की बेशुमार गुंजाइश है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, कराची की डेवलपमेंट है, इसके ऊपर चेयरमैन ने इससे पहले भी बहुत कोशिश की है। वो न सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ बल्कि वहाँ सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ। मैं कारी साहब कतई कलामी की माफी, उसमें एक बुनियादी जो एक सवाल है जो सिर्फ इन्होंने किया, बड़ा जबरदस्त किया है, देर आया दुरुस्त आया, पहले भी होना चाहिए था, लेकिन इन 15 सालों में हमें उस तरह से नजर नहीं आया कि इस तरह से पब्लिकली किया हो। इसका मतलब कि एक सीरियसनेस जो है वो नजर आ रही है कि इसके बाद जो है मैं पब्लिकली मैं माफी चाहूंगा, मैं आपका सवाल रोक रहा हूँ जी। ये बात अगर बिलावल साहब के अब बहुत सारे आपको उनके इंटरव्यूज में उन्होंने कैबिनेट में चेंजेस भी कराई, वज़रा के अंदर तबादले भी किए और उन्होंने अपने वज़रा की साजिश भी की, हुकूमत के ऊपर उन्होंने इत्मीनान का नहीं, हाँ अपनी टीम को, चीफ मिनिस्टर को, ये भी नहीं होता कि आप उसको हर वक्त आप मीडिया के तौर पे तो आप क्रिटिसाइज करते हैं तो और होता है, अगर जमात भी इसी तरह क्रिटिसाइज करे तो फिर मोरल डाउन हो जाता है, वो भी आपने नहीं करना होता। तो गिवन सर्कमस्टांसिस में बहुत सारे चैलेंजेस के साथ आप कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए सिंध गवर्नमेंट की पिछले 5 साल में जो डेवलपमेंट है इंटीरियर की, यही सवाल होता था ना, इंटीरियर की सड़कें टूटी है, पानी नहीं है, फलां नहीं है, आज क्या वो सूरत हाल है? ऐसा नहीं है, अब बहुत बेहतर है। वहां का किसान बाकी मुल्क के किसान से बेहतर हालत में है क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है। दीगर भी बहुत सारे, हाँ चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। कराची के चैलेंज तो पूरे एक मुल्क के चैलेंज है ना, उसके ऊपर भी तवज्जो देने की जरूरत है। तो मैं समझता हूं कि बिलावल साहब का ये रियलिटी चेक एक मुस्बत, पहले भी वो करते हैं, लेकिन अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपनी जमात के अपनी पार्लिमानी पार्टी को एड्रेस किया और वो भी लाइव किया, तो ये अच्छा अमल है। ठीक, मुझे कारी साहब आखिर में थोड़ा सा केपी की आपसे बात करूंगा कि फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं और उनकी और जो वजीर आला साहब के दरमियान एक चपलिश है और जो अल्फाज का तबादला, अब तो वो मामला इस तक पहुंच गया कि केपी के सीएम ने कह दिया कि मैं गवर्नर को उठा के बाहर फेंक दूंगा। अब बतौर जमात पीपल्स पार्टी जो है इसका मतलब ये किस तरह आप इसको कैसे देख रहे हैं, ये कहां तक ये मामला जाएगा? देखिए पहली बात तो ये कि क्या ये सेंसिबल गुफ्तगू है? नहीं है। अगर सेंसिबल गुफ्तगू नहीं है तो उसको सीरियसली भी नहीं लेना चाहिए। कुंडी साहब बड़ा सीजन बंदे हैं, बड़े तहम्मुल वाले हैं, वो भी कभी कभी जब मुसलसल इसी तरह की गुफ्तगू होती रहती है तो कभी कभी बंदा जरा गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो बड़े तहम्मुल से चलने वाले हैं। गंडापुर साहब से आई एम वेरी सॉरी टू कमेंट लाइक दिस, मुझे अफसोस है कि मैं ये कमेंट करने लगा हूँ, लेकिन और को बनता कुछ नहीं है। गंडापुर साहब की सारी सियासत जब से वो पॉलिटिक्स में आए हैं, वो बतौर एमएनए या बतौर वजीर के या बतौर चीफ मिनिस्टर के या जब वो वजीर नहीं थे, तो उनकी पॉलिटिक्स सारी इसी स्टाइल के गिर्द घूमती है। अगर आप उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को डीआई खान में देखेंगे तो आपको यही मिलेगी और यही उनका क्राइटेरिया है। लिहाजा मुझे उनसे किसी बेहतरी की तवक्को नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान को भी ये सोचना चाहिए था
और अब पाकिस्तान के लोगों को भी, यानी खासतौर पे केपीके के लोगों को, कि इमरान खान ने पंजाब को बुजदार दिया था, वहां पे महबूब खान के बाद अब जो दिया है, क्या यही इमरान खान की टीम है? क्या यही पॉलिटिक्स आगे उन्होंने लेके चलनी है? ये लोगों के लिए सवाल है। मैं समझता हूं कि हमारे लिए ये कोई इतनी मसले की बात नहीं है, बल्कि खुद पीटीआई इससे एक्सपोज हो रही। जनाब कमर जमान कायरा साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, वक्त हुए चाहते एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में मुनक्किद होने वाले नवे T20 वर्ल्ड कप का आगाज सनसनीखेज मुकाबलों से हो चुका है। आज इस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान भी कुछ ऐसा ही मुकाबला देखने को मिल रहा है। टॉस जीतकर अमेरिका ने पहले फील्डिंग करने का इंतखाब किया और तवक्को ये की जा रही थी कि पाकिस्तानी बल्लेबाज अमेरिका की नई नवेली टीम को शायद बिल्कुल धोल के रख देंगे, मगर जैसा सोचा होता वैसा बिल्कुल होता दिखाई नहीं दे रहा। और हमने देखा कि हमारे जो ओपनिंग बैट्समैन हैं मोहम्मद रिजवान, वो सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद आने वाले क्रिकेटर उस्मान खान, जिनका बड़ा अच्छा स्टाइल है, यूएई को वो छोड़ के पाकिस्तान आए हैं। फ़खर जमान हो गए, वो भी इसी तरह पवेलियन वापस चले गए। और 20-25 रन के अंदर जो है वो शादाब खान आउट हो चुके हैं। आजम खान को अगर आप देखें एक दफ़ा फिर वो 0 पर आउट हो चुके हैं। अब टॉप ऑर्डर, हमारा मिडल ऑर्डर जो है वो लड़खड़ा चुके हैं। और हमने देखा कि ये अभी इससे पहले आयरलैंड से हारे, फिर उसके बाद इंग्लैंड से जो है वो हारे। आयरलैंड से एक मैच गालिबन वो हारे भी थे। तो इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अब्दुल गफ्फार हमारे साथ मौजूद है, डॉन न्यूज़ के स्पोर्ट्स प्रेजेंटर हैं हमारे। गफ्फार, क्या आप आज के मैच को कैसे एनालाइज कर रहे हैं इस वक्त? आज मैं सहाफी के साथ साथ एक फैन बन के भी बैठा हूँ आपके सामने, और बहुत सारे पाकिस्तानी जो करोड़ों और लाखों फैन है उनकी नुमाइंदगी करते हुए मैंने शर्ट भी पहनी हुई है। लेकिन ये पाकिस्तान की टीम जो है ना, मतलब कि मुझे तरस आता है कभी कभी पाकिस्तान क्रिकेट फैंस पर, क्योंकि एक वर्ल्ड स्टेज पर T20 का वर्ल्ड कप हो रहा है। भारत आयरलैंड का मैच देखें तो वहां उन्होंने उनको किस तरह से आउट किया 90 रन के 95 रन पर, और हम जो है वो यूएसए के खिलाफ भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आदिल, आई थिंक बहस बहुत लंबी है ये, लेकिन जो हमारे यहाँ क्रिकेट में आप तो खुद सियासी मामला को समझते हैं कि जो हमारे यहाँ सियासी तब्दीली होती है, एक चेयरमैन, दूसरा चेयरमैन, तीसरा चेयरमैन, वो इस टीम का हाल बन गया है। और आप कंसिस्टेंसी देखिए कि नाम ही नहीं है पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान टीम कभी जमाने में कोई मैच हारती थी, जिम्बाब्वे से हमारे, आपको याद होगा वर्ल्ड T20 में जहां हमने फिर फाइनल भी खेला ऑस्ट्रेलिया में। आयरलैंड ने भी हमें अभी शिकस्त दी। अमेरिका के खिलाफ हमारी जो बैटिंग है ये बहुत ही मायूस कुन है। फैंस जो है ना वो उस पर सर पकड़ के बैठे हैं कि अगर अमेरिका के खिलाफ हमारी ये परफॉर्मेंस है तो भारत के खिलाफ क्या होगा। और आपको पता है कि जज्बात बड़े इन्वॉल्व हैं आदिल इस पूरे क्रिकेट वर्ल्ड कप के साथ। पाकिस्तान और इंडिया के फैंस आपस में सोशल मीडिया पर आमने सामने होते हैं। बहुत सारे जो हमारे फैंस हैं जो यूएसए में, जहाँ पे मल्टीपल कम्युनिटीज हैं, मल्टीनेशनल कम्युनिटीज रहती हैं यूएई में, वो कहते हैं कि हमारा सामना करना मुश्किल हो जाता है इंडिया के साथ कि वो कंसिस्टेंट टीम है। तो बड़े अफसोस की बात है कि यूएसए जैसी टीम के खिलाफ चाहे जैसी विकेट हो, आदिल मैं मानता हूं कि विकेटें बहुत बुरी बनी हुई हैं। इंडिया वाले मैच की तो बहुत ही बुरी विकेट थी, शायद पाकिस्तान को वहां और भी प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये परफॉर्मेंस जो मैं गफ्फार उसी पर आ रहा हूं, मैं उसी पर आ रहा हूं जो न्यूयॉर्क की वो है उस पर काफी तनकीद भी हो रही है, और माइकल वॉन और मिकी आर्थर ने काफी स्लो एक विकेट है वहां पर। अब इशू ये है कि विकेट स्लो हो या तेज हो, वो तो दोनों टीमों के लिए स्लो होगी। लेकिन हमने इस मैच में, अगर अभी तो खैर मैच बाकी है, लेकिन यहां अगर हम हार गए तो वो मोराल कैसा होगा क्रिकेट टीम का, और क्या इंडिया का सामना भी हम कर पाएंगे? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओमान की टीम भी तगड़ा खेली और स्टाइनिस और वार्नर को 100 रन की पार्टनरशिप करके 160 रन ऑस्ट्रेलिया के बने। तो मैं बार बार ये कहता हूँ, फिर लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि रिजवान बाबर के बगैर आपकी ये बैटिंग लाइन 100 रन की भी नहीं है। और ये तो चले अमेरिका की विकेटें आप आयरलैंड के खिलाफ भी देख लें, जिन मैचों में रिजवान बाबर रन करेंगे वहां आपकी टीम शायद चल जाएगी, और यही हमारी उम्मीद होगी भारत के खिलाफ। याद रखिएगा जितने लोग मुझे देख रहे हैं कि अगर रिजवान बाबर एक्सेप्शनल खेल गए तो आप जीत सकते हैं, बट दैट्स इट। अगर वो नहीं चले तो आप देख लें आजम खान की परफॉर्मेंस, इफ्तिखार किसी हद तक जो है वो जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी थोड़ी उनकी जो है नहीं है। उस्मान खान को आप एकदम से यूएई से ले आए पाकिस्तान में, मुझे तो समझ नहीं आती। और ये देखिए शायद आदिल के पाकिस्तान ने आजम खान, इफ्तिखार के अलावा किसी को मिड ऑर्डर में सिलेक्ट ही नहीं किया। कि किस तरह की सिलेक्शन है जिसमें आप साइम अयूब को भी ओपनर खिला रहे हैं, रिजवान बाबर भी ओपनर है, उस्मान खान भी ओपनर है, फखर जमान भी एक ओपनर है जो चौथे नंबर पे खेल रहे हैं। तो मिड ऑर्डर बैटिंग की तलाश कौन करेगा? बहुत ही ऑर्डिनरी सिलेक्शन की गई है इस वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम की।
हाँ, और मैं आखिर में यही कहूंगा कि मैं मुदस्सिर नजर साहब की भी वो कमेंट्री पढ़ रहा था, वो भी यही कह रहे थे कि आप अगर 6 ओपनर्स खिलाएं, मतलब शुरू से ओपनर होते हैं, 6ठे नंबर तक ओपनर्स ही खेल रहे हैं, तो उनकी अपनी स्पेशलिटी, ऑब्वियसली वो मिडिल ऑर्डर नहीं है। अब्दुल गफ्फार, आपसे वर्ल्ड कप की इस ड्यूरेशन में आपसे गुफ्तगू होती रहेगी, आपको तकलीफ देते रहेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिए। ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।